Hello everyone, welcome to Chemizon Complete Chemistry. So in today's video what we are going to see is some of the very important topics of physical chemistry. Okay, that will be asked for IIT JAM 2024 exam. Okay, important topics का मतलब क्या है कि ऐसे टॉपिक्स जो बहुत बार रिपीट हुए हैं. Okay, all those topics that are repeated multiple times in the previous year questions that we are going to see here. Okay, so these are the topics that you do not have to skip. ओके ये टॉपिक्स ऐसे जो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है. सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द स्ट्रैटेजी की प्रिपरेशन कैसे करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर्स आर मैक्सिमम. ओके इफ यू सी द एंटायर सिलेबस ऑफ आईआईटी जैम एग्जाम, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स है, राइट. सो वी कैन से 60% ऑफ द सिलेबस इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. So that is why physical chemistry becomes a very very important section of the entire paper. Okay, because ये 60% क्यों है, क्योंकि इसके बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है सिलेबस में. तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, लर्न इजी एंड शॉर्ट चैप्टर्स फर्स्ट. ओके ये कौन से चैप्टर्स होते हैं आई विल टेल यू, एंड उसमें से भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे हमेशा एवरी ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो हम देखेंगे. देन यू कैन टारगेट लेंदी चैप्टर्स, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि जो जो लेंदी चैप्टर्स होते हैं जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट पूछते हैं क्वेश्चंस. बट इन सब चैप्टर्स को पढ़ने के चक्कर में जो बहुत सारे इजी चैप्टर्स होते हैं ना, शॉर्ट चैप्टर्स, वो हम मिस कर जाते हैं या फिर वो लीव कर देते हैं. और बहुत बार ऐसे होता है कि जो छोटे चैप्टर्स हैं और इजी चैप्टर्स हैं उनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एंड जो ये लेंदी चैप्टर्स है उनसे हार्डली 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले जो इजी एंड शॉर्ट चैप्टर्स है जो कम टाइम में पढ़ सकते हैं वो पहले पढ़ने, एंड देन तुम्हें इन पे फोकस करना है लेंदी चैप्टर्स में. ठीक है. एक बार तुमने पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, पढ़ना कंप्लीट कर लिया, तो तुम्हें क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन कम से कम 2 से 3 टाइम. इट इज़ अ मस्ट. ओके इफ़ यू आर टारगेटिंग रैंक बिलो 500 और लेट्स से टॉप 200 रैंक. ओके अगर तुम्हें टॉप 7 IITs में चाहिए, 7 to 8 IITs में अगर एडमिशन चाहिए, तो तुम्हें कम से कम टॉप 200 में आना ही है. ठीक है. रैंक तुम्हारा अगर टॉप 200 या फिर टॉप 500 में भी है तो तुम्हें अच्छी आईआईटी मिल जाएगी. ठीक है. तो तुम्हें 2 से 3 बार कंप्लीट रिवीजन करना है. एंड जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फॉर्मूला शीट जो तुमने बनाया होगा, फॉर्मूला शीट कैसे बनाना है, और वो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था. प्लस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का एक अलग से शीट बनाना है. ये कैसे बनाता है वो तुम प्रीवियस मैं लिंक दे दूंगा, अगर तुमने नहीं देखा तो वो वीडियो देख सकते हो. तो ये जो है शॉर्ट रिवीजन इसको बोलते हैं. ठीक है. एग्जाम के 1 मंथ पहले तुम्हें ये रिवाइज करना है, फॉर्मूला शीट प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला जो भी नोट्स बना है वो. इसको कितनी बार करना है, कम से कम 4 से 5 टाइम्स. इससे ज़्यादा बार करोगे तो भी चलेगा. ठीक है. ये तो सब थियरी एंड रिवीजन हो गया. इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस. ठीक है. अभी प्रैक्टिस कैसे करना है, तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन हो गया 2 से 3 बार, तुम्हारा फॉर्मूला शीट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रिवाइज कर लिया तुमने. तो प्रैक्टिस कैसे करना है, तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना है. ठीक है. प्रीवियस ईयर पेपर्स 2015 कहाँ से कहाँ तक, 2015 से 2023, बिकॉज 2015 ऑनवर्ड्स जो पेपर पैटर्न है वो सेम है 2023 तक. ठीक है. इसके पहले के भी तुम सॉल्व कर सकते हो बट उसका पेपर पैटर्न अलग है. ठीक है. तो पहले ये करना है, एटलीस्ट 2015 to 2023, दैट इज 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 + 3, 9 पेपर्स. ओके टोटल ऑफ 9 पेपर्स तुम्हें सॉल्व करने हैं. और वो कैसे करने हैं, ऐसे ही अपने लग्जरी में नहीं करना है. ठीक है. कि बस लगा लिया सॉल्व करने एंड तुम 4-5 घंटे 2 घंटे सॉल्व कर रहे हो, फिर 1-2 घंटे ब्रेक ले रहे हो, फिर शाम को आधा पेपर सॉल्व कर रहे हो. ऐसे नहीं करना है. ठीक है. प्रॉपर टाइमिंग लगाओ 3 आवर्स का. ठीक है. प्रॉपर टाइमिंग लगाओ. जो भी टाइम स्लॉट दिया है ना, वो टाइम स्लॉट में अगर सॉल्व करोगे तो सबसे बेस्ट है. ठीक है. 3 आवर्स का टाइमिंग लगाओ, स्टार्ट से एंड तक पूरा अटेम्प्ट करना है. ठीक है. जैसे तुम फाइनल एग्जाम में करोगे वैसे करना है.
ठीक है, सॉल्व कर लोगे फिर क्या करना है, आंसर चेक करना है, खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, खुद ही सॉल्व करो। एक शीट ऑफ पेपर में तुम सबसे पहले 3 सेक्शन बनाओ, ए बी सी। ठीक है, ए में कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 to 30। ठीक है, 1 to 30 लिखो। इसमें भी 1 to 10 क्या होता है, 1 मार्क्स। 21 to 30 क्या होता है, 2 मार्क्स के। ठीक है, एंड देन बी में क्या होता है, MSQ। ठीक है, लिखो यहाँ पे, लिखो ए के बाद बाजू में लिखो MCQ। बी के साइड में लिखो MSQ। MSQ कहाँ से कहाँ तक होता है, 41 to 50, सॉरी 31 to 40। ठीक है, एंड लास्ट होता है NAT। नैट में 41 to 60। इसमें भी फर्स्ट 10 क्वेश्चन 41 to 50 होते हैं, 1 मार्क का, एंड 51 to 60 होता है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो ऐसे एक ब्लैंक पेपर में तुम नंबर्स लिखो। ठीक है, 1 2 3 ऐसे, एंड इसके साइड में तुम ऑप्शंस लिखते जाओ। ठीक है, एंड जैसे ही 3 आवर्स कंप्लीट हो गए तो तुम्हें मैन्युअली चेक करना है। ठीक है, आंसर की डाउनलोड कर लो एंड चेक करो। फिर चेक करने के बाद क्या करना है, तुम्हें फिर से देखना है क्वेश्चंस कि तुम्हारा क्यों गलत हुआ। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक था या फिर कोई कंसेप्ट तुम्हें समझा नहीं है, तो वो फिर तुम वापस से पीछे जाके तुम वो सिर्फ उतना पोर्शन रिवाइज करना। ठीक है, तो ये तुम्हारा एनालिसिस हो गया। ठीक है, एग्जाम लिखने के बाद तुम्हें ये सब करना है, इसको बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस करना, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करते टाइम ये होता है कि तुम्हें साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है। मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो, उसका नाम है गेट कैलकुलेटर। ये सेम कैलकुलेटर तुम्हें जैम एग्जाम में मिलेगा, गेट के एग्जाम में भी सेम ही मिलेगा। तो जब भी तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, ये ऐप ओपन करके यानी इसी के अंदर कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, एंड ये कैसे यूज़ करना है गेट कैलकुलेटर, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, राइट। वो वीडियो भी नहीं देखा है तो वो भी तुम देख सकते हो। एंड गेट कैलकुलेटर दिखता कैसे, ये इसका आइकन होता है, एंड ओपन करोगे तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, एंड मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी तुम्हें अटेम्प्ट करना है। वो भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे अटेम्प्ट करना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना जैम का, उन्होंने रिलीज़ किया है। वो क्या है, वो कौन सा पेपर है, कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उन्होंने डाला है, बट वो तुम्हें सॉल्व करना है। उससे क्या पता चलेगा तुम्हें कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। फिर तुम्हें नेविगेट कैसे करना है, आंसर सिलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कैसे करना है, ये सब हमने देखा था लास्ट वीडियो में। एंड उसमें यही सेम कैलकुलेटर होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बट मोस्टली सेम ही है। ठीक है, वो भी तुम ओपन करके वहाँ पे भी चेक करो कि कैसे यूज़ करते हैं कैलकुलेटर। एग्जैक्ट सेम तुम्हें फाइनल एग्जाम में देखने मिलेगा जैसा ये मॉक टेस्ट में दिया है। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ शॉर्ट एंड ईजी चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, सबसे इजी होता है। एंड इसका मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, कहाँ से पूछते हैं, ब्रैग्स लॉ। ठीक है, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ, ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है इक्वेशन, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ओके, सो इसको डिफिकल्ट कैसे बनाते हैं, एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, लैम्डा इज वेवलेंथ, 2 is constant, d is the interspacing distance, okay, distance between the two planes, sin theta। ओके, साइन थीटा। सो इसको डिफिकल्ट कैसे बनाते हैं या फिर लेंदी कैसे बनाते हैं, ऐसे गेट में भी पूछा है क्वेश्चंस। ठीक है, और ये कैसे करते हैं, तुम्हें डी का वैल्यू नहीं देंगे। ओके, डी का वैल्यू नहीं देंगे तो डी निकालने बोलेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइड बाय रूट ऑफ एच स्क्वायर के, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट डी, डी का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए तुम्हें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। फिर और लेंदी करना है, डिफिकल्ट करना है, तो तुम्हें क्या बोलेंगे, ए का वैल्यू भी नहीं देंगे, फिर तुम्हें देंगे कि एफ सी सी है, बी सी सी है या फिर सिंपल क्यूबिक है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम वो रिलेशन यूज़ करोगे, ए इज इक्वल टू 4r, या फिर एफ सी सी के लिए क्या, बी सी सी के लिए क्या होता है, ए इज इक्वल टू 4r बाई रूट 3। बी सी सी के लिए होता है ए इज इक्वल टू, सॉरी एफ सी सी के लिए होता है ए इज इक्वल टू 4r बाय रूट 2।
ठीक है, ये 3 फॉर्मूला। तो पहले रेडियस तुम्हें दे देंगे, तो रेडियस यूज करके ए निकालोगे। ठीक है, ए मिल जाएगा तो तुम्हें डी, ये प्लेन का वैल्यूज दिया होगा। एच के एल क्या होता है, सपोज आई राइट 1 0 0, तो 1 इज एच, 0 इज के एंड दिस इज एल। ठीक है, तो ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करके तुम्हें डी मिल जाएगा, एंड डी का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो तुम्हें फिर ये एंगल पूछेंगे, मोस्टली एंगल पूछते हैं। ठीक है, और एंगल पूछेंगे या फिर ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन ये पूछेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है, कैसे सॉल्व करना है। सेकंड क्या होता है, मोस्ट फेमस प्रॉब्लम ऑन डेंसिटी। ये डेंसिटी का क्वेश्चन पूछता है, डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय एन ए इंटू ए क्यूब। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल। एम क्या है, मोलार मास, एन इज एवोगाड्रो नंबर, ए क्या होता है, एज लेंथ। ठीक है, ये एज लेंथ और ये सेम होता है। तो बहुत बार क्या करता है, ये ए तुम्हें या तो ये फॉर्मूला से निकालने बोलेंगे या तो तुम्हें डेंसिटी ये सब दिया होगा। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा, 2 मार्क्स के लिए तुम्हें ऐसे पूछ सकता है। या तो ए तुम्हें ये रेडियस के फॉर्मूला से निकालने बोलेंगे, or else they will tell you to find out from this formula of density. Okay, use the formula of density to find out edge length. Okay, so ये दोनों सबसे ज़्यादा important फॉर्मूलेज है जिससे तुम्हें क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं फ्रॉम सॉलिड स्टेट। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन अच्छे से करना है। ए का वैल्यू हमेशा किस में दिया होगा, पीपीएम में दिया होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग सॉरी पिकोमीटर में दिया होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया होगा, या फिर नैनोमीटर में दिया होगा। इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है मीटर में, राइट। 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10 मीटर, देन 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर। सो ये सब यूनिट कन्वर्जन तुम्हें याद रखने। और कौन से टॉपिक से सॉलिड से जो पूछ सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें वो टेबल से पूछेंगे जिसमें हम लैटिस पैरामीटर्स लिखते हैं, राइट। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एंगल्स, ओके। ब्रेवाइस लैटिस टोटल 14 होते हैं ना, उसका एक टेबल होता है जिसमें बॉन्ड एंगल होता है, एंड दूसरा क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। मतलब एक पर्टिकुलर इसमें लेट्स से सिंपल क्यूबिक में कौन से फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, मोनोक्ली डिफरेंट डिफरेंट 7 ब्रेवाइस लैटिसेस है ना, उसमें उसमें से कौन से टाइप्स होते हैं, एफसीसी है, बीसीसी है, वो टेबल तुम्हें याद रखना है। ये बॉन्ड एंगल पूछ सकते हैं, या तो कौन सा टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस है वो पूछ सकते हैं। ओके, ये था फ्रॉम सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट इज गैशियस स्टेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, गैशियस स्टेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 वेलोसिटीज। वी आर एम एस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √8 RT/m। देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी √2 RT/m, okay, this is 8 RT/m। देन होता है v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, √3 RT/m। m क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए कि तुम्हें दो कोई भी मॉलिक्यूल्स दे देंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें फाइंड आउट करना होगा, एंड उसका रेशियो पूछेंगे, v मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी या फिर VRMS। और तुम्हें एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट दे देंगे ऐसे, एंड फिर 3 पॉइंट्स बार कर देंगे, तो तुम्हें बताना है कि किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ऑर्डर ऑफ VRMS, v मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड v एवरेज। तो ये ऑर्डर क्या होता है, v, ठीक है, ये तुम कैलकुलेट कर लेना एंड फिर इसमें मार्क कर लेना। ठीक है, ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है, इसमें कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा अगर पूछेंगे तो, वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, वैन डर वाल्स गैस का जो इक्वेशन है ना, उससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं। प्रेशर निकालने बोलेंगे, P + AN²/V², V - NB = nRT।
P क्या है? प्रेशर. A एंड B क्या होता है? कांस्टेंट, वैन डर वाल कांस्टेंट. N इज नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. V इज वॉल्यूम. N इज नंबर ऑफ मोल. R इज गैस कांस्टेंट. T इज टेम्परेचर. या तो तुम्हें प्रेशर निकालने बोलेंगे, या तो बहुत बार A और B का यूनिट्स पूछते हैं. ठीक है. इसका यूनिट्स क्या होगा? इसका यूनिट कैसे होगा? A का यूनिट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. A का यूनिट होगा, मतलब इफ यू आर एडिंग टू थिंग्स, सो देयर यूनिट मस्ट बी सेम. सो A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर का जो यूनिट है, दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर. ठीक है. ऐसे तुम A और B का यूनिट्स निकाल सकते हो. ये पूछते हैं. या तो A और B का कोई एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देंगे और तुम्हें पूछेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा A और B का. ओके. सो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं गैसियस स्टेट से. केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम. ये केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम्हें केसी निकालने बोलेंगे या फिर केपी निकालने बोलेंगे, या फिर तुम्हें केपी दिया होगा, केसी निकालने बोलेंगे. वो इक्वेशन याद रखना है तुम्हें. रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी. केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन जी. वॉट इज डेल्टा एन जी? मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स. मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट गैशियस स्टेट में है ना, उसके कितने मोल्स है. मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट. मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट. ठीक है. ये पूछता है केमिकल इक्विलिब्रियम से. देन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा है, तो पूछ सकते हैं. ठीक है. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? KSP. Suppose I take any one example, let's say calcium carbonate. कैल्शियम 2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस. तो इसका KSP कैसे निकालते हैं? इसका solubility is S, here also solubility is S. तो KSP will be, ये कैसे आया? इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर S. ठीक है. अगर ये 1 है तो 1S लिखेंगे ऐसे. तो 1S रेस टू इसका जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका पावर इंटू कार्बोनेट का 1S उसका पावर 1. सो S इंटू S इज S स्क्वायर. तुम्हें क्या पूछते हैं? सॉल्युबिलिटी. तो इसमें बहुत अच्छे से देखना है सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या पूछा है. मोल पर लीटर है या फिर ग्राम पर लीटर है. ठीक है. ग्राम पर लीटर. अगर मोल पर लीटर पूछा है तो ठीक है, तो तुम्हें आंसर मोल पर लीटर या फिर मोलार में ही मिलेगा. ग्राम पर लीटर दिया है ना, तो तुम्हें जो भी मोल पर लीटर मिलेगा ना, उसको तुम्हें मोलार मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मोलार मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल. मोल मोल कैंसर हो जाएगा, तो तुम्हें फाइनल यूनिट मिलेगा ग्राम पर लीटर. सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट. फेज इक्विलिब्रियम में तुम्हें 3 ग्राफ एकदम अच्छे से प्रिपेयर करने. एक होता है वाटर का, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड एक सल्फर का. बस ये तीनों में से ही पूछते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? ओके. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? या फिर तुम्हें गिब्स फेस रूल से पूछेंगे. F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2. ये गिब्स फेस रूल से तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे. ओके. एंड दूसरा कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं फेस इक्विलिब्रियम से? सपोज आई टेक द प्लॉट ऑफ वाटर. ठीक है. तो तुम्हें पूछेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सपोज A टू B में गया, तो पूछेंगे कि फेस चेंज क्या होगा. सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, ऐसे. तो हमें पता है ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है. तो ये फेस चेंज क्या हुआ? A टू B, गैस टू लिक्विड. ठीक है. गैस टू लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. राइट. तो प्रोसेस का नाम पूछ लेंगे. कंडेंसेशन हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, इवापरेशन हो रहा है. और लेट्स से इफ आई गो फ्रॉम लिक्विड टू गैस, B टू A. B टू A क्या हो जाएगा? लिक्विड टू गैस. लिक्विड टू गैस कौन सा प्रोसेस होता है? वेपराइजेशन या फिर इवापरेशन. ठीक है. ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम से. नेक्स्ट आता है सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री में कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है? क्लॉसियस इक्वेशन. इसको बोलते हैं क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फ्रॉम विच maximum number of times questions are asked. So this time also they can ask question from Clausius-Clapeyron equation. What is the equation? ln of P2 by P1 is equal to delta H by R
1 by T1 minus 1 by T2. So if you see, this is similar to Arrhenius equation. Arrhenius equation जैसा ही है ये, राइट? Arrhenius equation क्या होता है? ln K2 by K1. प्रेशर के बदले में क्या होता है? रेट कांस्टेंट EA by R 1 by T1 minus 1 by T2. What is K2? रेट कांस्टेंट एट हायर टेम्परेचर. ये याद रखो, 1 हमेशा क्या डिनोट करता है? लोअर वैल्यू. सॉरी, वो यस, 1 हमेशा क्या डिनोट करता है? लोअर वैल्यू. एंड 2 हमेशा क्या डिनोट करता है? हायर वैल्यू. K2 मीन्स रेट कांस्टेंट एट हायर टेम्परेचर T2. T2 क्या है? हायर टेम्परेचर. T1 क्या है? लोअर टेम्परेचर. सेम यहाँ पे भी T2 इज हायर टेम्परेचर, T2 इज हायर टेम्परेचर, T1 इज लोअर टेम्परेचर. P क्या होता है? P होता है पार्शियल प्रेशर. ओके, डेल्टा H इज एंथैल्पी चेंज. R क्या होता है? गैस कांस्टेंट. ठीक है, तो ये इक्वेशन बहुत बार पूछते हैं सरफेस केमिस्ट्री से. या फिर ये भी वी कैन कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ फेज इक्विलिब्रियम, नॉट सरफेस केमिस्ट्री. सॉरी, सरफेस केमिस्ट्री में क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट आइसोथर्म्स होते हैं, राइट? एक हो गया सबसे बेसिक होता है फ्रेंडलिच आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. सेकेंड होता है तुम्हारा लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. इसके स्टेटमेंट्स पूछते हैं कभी कभी एमएसक्यू में. ठीक है, लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं, तो वो स्टेटमेंट्स पढ़ना है एंड उसका इक्वेशन याद रखना है. थीटा इज इक्वल टू KP अपॉन 1 प्लस KP. थीटा इज द फ्रैक्शनल कवरेज ऑफ द गैस, of a particular gas, fractional coverage. K is the equilibrium constant, P is the pressure. या फिर दूसरा फॉर्म होता है Kp इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करोगे तो तुम्हें मिलेगा Kp इज थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा. इसी में तुम्हें और कैसे पूछते हैं? डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन कभी कभी पूछ सकते हैं. डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन क्या होता है? सपोज आई हैव सम मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल A3, तो वो डिसोसिएट होगा 3A में. तो ये जो मॉलिक्यूलरिटी होता है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से मॉलिक्यूलरिटी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होता है? थीटा इज KP द होल रेज टू 1/3. 1/n होता है, n इज मॉलिक्यूलरिटी. यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए तो 3 आएगा. 1 प्लस यहाँ पे भी क्या होगा? KP रेज टू 1/3. अगर डायटोमिक होता तो यहाँ पे क्या आएगा? 2. बिट्रा एटॉमिक है तो 3. ठीक है, तो ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं सरफेस केमिस्ट्री से. क्लॉसियस क्लैपिरॉन इज फ्रॉम फेज इक्विलिब्रियम. ओके, नेक्स्ट इज पॉलीमर. पॉलीमर सबसे इजी है, इसमें 3 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं. एक होता है नंबर एवरेज, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एंड विस्कोसिटी एवरेज, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास. ये 3 या 4 मॉलिक्यूलर वेट होते हैं. नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज व्हाट नंबर एवरेज molecular weight. This is weight average. This is viscosity average. एक और होता है Z average, Z average molecular weight. और दूसरा कौन सा फॉर्मूला होता है? पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स का, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स. ठीक है, इन सब के फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें. ये क्या होता है? MW वेट एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. तो तुम्हें पता चलेगा कि पॉलीमर क्या है. पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या बताएगा उसका, कि वो मोनो डिस्पर्स है, डाई डिस्पर्स है, कौन सा है. ठीक है, इन सब के फॉर्मूले याद रखने, इसी में से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. वेरी सिंपल. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स. ठीक है, क्वांटम नंबर्स कैसे निकालते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स सिग्निफाई व्हाट? N, L, M एंड S. ये सब क्या सिग्निफाई करते हैं वो याद रखना है तुम्हें. एंड ये कैसे निकालते हैं? ठीक है, n का वैल्यू दिया है तो l कैसे निकालते हैं? 0 to n-1. m का वैल्यू क्या होता है? -L2 + L
इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। एस क्या होता है, आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। नेक्स्ट, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर लैम्डा इज एच बाई पी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एच बाय एम वी, फिर एच बाय रूट ऑफ टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ये किसका फॉर्मूला है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ या फिर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। दीज आर द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देयर आर टू फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, वो इक्वल टू मान लेते हैं, एच बाय फोर पाए। ओके, पी क्या होता है, एम इंटू वी, तो बहुत बार इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एम इंटू डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स इज अगेन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सो तुम्हें ये सेकेंड फॉर्मूला यूज करके तुमसे क्या पूछ सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालो, क्या होगा। ठीक है, ये हो गया हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से तुम्हें, नेक्स्ट हम क्वांटम केमिस्ट्री भी देखेंगे, इसमें इतना इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, वो तुम्हें याद रखना है। वन इज राउल्स लॉ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट अगर तुम गेट का पेपर देखोगे ना 2021 का, वो बहुत ही सिंपल सेट किया था, उसमें ये सब पूछा था, तो कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, यहाँ पे पूछ सकते हैं, कब बहुत कम बार पूछा है बट पूछ सकते हैं। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सब के फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, एंड लास्ट होता है वैन टॉप फैक्टर, ये क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, वो भी पता होना चाहिए। सो दीज आर द इजी चैप्टर्स। अभी हम देखते हैं कि डिफिकल्ट चैप्टर्स या फिर लेंदी चैप्टर्स जो होते हैं ना, उसमें से कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, सबसे बेसिक तुम्हें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, इन सब के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, रेट एक्सप्रेशन का, हाफ लाइफ का, इतना याद रखो, एंड ग्राफ्स, ये अलग अलग जो भी ग्राफ्स है ना वो तुम्हें पता होने चाहिए केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जीरो ऑर्डर से पूछा है, मल्टीपल टाइम्स पूछा है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ई एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था, राइट। एल एन ऑफ के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, 1/T1 माइनस 1/T2। T2 is higher temperature, T1 is lower temperature. 2 stands for higher, 1 stands for lower. एंड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है कि एल एन लगा रहे हैं या फिर लॉग लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत बार तुम्हें ग्राफ दे देंगे और पूछते हैं स्लोप निकालो। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन तुम्हें दिया होगा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें देखना है यहाँ पे एल एन है या फिर लॉग है। लॉग है तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 2.303 से। ये नहीं करोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। नैट में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्राफ देंगे, तुम्हें स्लोप फाइंड आउट करने बोलेंगे, जनरल इक्वेशन भी दिया होगा, तो ये फंसाने के लिए ये कर सकते हैं कि तुम्हें एल एन के बदले में लॉग दे देंगे, एंड तुम फिर 2.303 अगर भूल गए तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अरीनियस इक्वेशन। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एंजाइम काइनेटिक्स, इसके सारे फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। एंजाइम काइनेटिक्स नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। इसके बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जैब में, बट अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो ये डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। एंड देन लास्ट टॉपिक, इससे बहुत कम बार क्वेश्चंस पूछे ये दोनों टॉपिक से, वन इज कोलिजन थियरी
कोलिजन थियरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थियरी। इन दोनों में से जैम में बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा है। तुम एक बार फॉर्मूला एटलीस्ट देख लेना, तो अगर कोई भी सिंपल क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें आ जाए सॉल्व करना। बट गेट एंड नेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मल्टीपल टाइम्स। फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर्स इज ट्रांजिशन स्टेट थियरी। इसमें से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं एवरी ईयर। कोई भी एग्जाम हो, गेट हो, नेट हो, गेट एंड CSIR नेट हो, उसमें पूछते ही पूछते हैं ट्रांजिशन स्टेट थियरी या फिर कोलिशन थियरी। जैम में कभी नहीं पूछा, बट डिफिकल्ट पेपर बनाना है। तुम देख रहे हो एवरी ईयर पेपर का लेवल जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो तुम 2020 का पेपर देखो या फिर 2021 का, दे आर क्वाइट डिफिकल्ट ऑफ द गेट लेवल। सो अगर वैसा पेपर बनाना है तो डेफिनेटली ट्रांजिशन स्टेट थियरी से तुम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब तो है ही, इनमें से तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। केमिकल काइनेटिक्स के बाद आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या कौन से टॉपिक्स है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन अलग अलग फॉर्मूले है ना। फर्स्ट लॉ का क्या आता है? डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, दूसरा कौन सा फॉर्मूला है? डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी वी इज एनआरटी। सो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन? इट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। व्हाट इज डेल्टा एन जी? इट इज सेम जो हमने इक्विलिब्रियम में देखा ना, मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। ठीक है, वो सेम डेल्टा एन जी है। तो तुम्हें एक रिएक्शन दे देंगे और उसका एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पूछेंगे। ये डेल्टा यू दिया होगा तुम्हें, डेल्टा एन जी पहले फाइंड आउट करना होगा, आर एन टी दिया होगा। ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ये बहुत फेमस है, ये बहुत बार पूछते हैं। 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं ये, या फिर नैट में या तो MCQ में भी पूछ सकते हैं। ये हो गया। फिर दूसरा कौन सा फॉर्मूला है? डेल्टा एस का, एंट्रोपी चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द मैक्सवेल स्क्वायर। मैक्सवेल स्क्वायर से जो जो फॉर्मूले आते हैं, कैसे आता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। मैक्सवेल स्क्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है मैक्सवेल स्क्वायर से। ओके, एंड दूसरे कौन से फॉर्मूले होते हैं? डेल्टा एस हो गया, मैक्सवेल स्क्वायर से क्वेश्चंस पूछते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, राइट। एंड तुम्हें ये पूछ सकते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, बहुत कम बार पूछा है, तो ये पूछ सकते हैं कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कि कौन से इस पे होता है। सो डेल्टा ए इज, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी होता है, बस यही चेंज है। एंड यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। ये 2020 में पूछा था कि इफ आई टेक हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी व्हाट इज कांस्टेंट? इट्स कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो ये पूछ सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें थियरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और क्या पता होना चाहिए तुम्हें? साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन इट इज कंप्रेशन, राइट। व्हेन इट इज कंप्रेशन, कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। नेगेटिव कब होगा? व्हेन, जब सिस्टम काम करता है, वर्क ऑफ कंप्रेशन। क्यू पॉजिटिव कब होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब होगा तभी एंडोथर्मिक। नेगेटिव कब होगा? एक्सोथर्मिक, व्हेन हीट इज रिलीज्ड या फिर हीट इज गिवन आउट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए थर्मोडायनामिक्स के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 टॉपिक्स आर मोस्ट फेवरेट। फर्स्ट इज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में ये फॉर्मूला जो है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? टेम्परेचर। ये इक्वेशन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव्स इक्वेशन, ओके, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्मूला होता है 2.303 RT/NF। ठीक है, जब टेम्परेचर क्या होता है? 298 केल्विन। ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज 298 केल्विन you substitute this entire value as 0.0591.
ठीक है, हमें आदत होता है कि हमेशा हम ये वैल्यू यूज़ करते हैं, बट ये कब होता है? ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज 298 केल्विन। टेम्परेचर बदल दिया, तुमने ये यूज़ कर दिया, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे 2.303 लगा है, तो यहाँ पे लॉग आएगा, एल एन नहीं आएगा। लॉग ऑफ क्यू, क्यू इज व्हाट? Q is the reaction quotient, concentration of product divided by concentration of reactant. ठीक है, log of Q. E0 cell, E cell. What is E0 cell? E0 cell होता है reduction potential of right hand electrode या फिर cathode, standard reduction potential minus E0 of anode और left hand electrode. ठीक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? तुम्हें ये दोनों वैल्यूज दिया होगा, पहले ई नॉट सेल निकालना होगा, उसके बाद क्यू का वैल्यू निकालना होगा, फिर सब सब्सटीट्यूट्स करो, एन का वैल्यू निकालो, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल Mg2+ इज गेटिंग रिड्यूस्ड, के ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है इन्वॉल्व, सो एन इज इक्वल टू 2। ऐसे, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एंड देन सेकेंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन इज आयोनिक स्ट्रेंथ, आई या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? हाफ इंटू समेशन ऑफ एम आई जेड आई स्क्वायर। एम क्या है? मास। जेड क्या होता है? सॉरी, एम इज नॉट मास, एम इज द मोलारिटी, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, इंटू जेड इज चार्ज, उसका स्क्वायर। ठीक है, समेशन मतलब ऐड करते जाना है, पूरा ऐड करो एंड देन डिवाइड बाय 2, तुम्हें ये आयोनिक स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ये आयोनिक स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये टाइम भी पूछ सकते हैं, ये रिपीट करते रहते हैं ये वाला क्वेश्चन। आयोनिक स्ट्रेंथ पहले निकालने बोलेंगे, अगर 1 मार्क का देना है तो सिर्फ आयोनिक स्ट्रेंथ पूछेंगे, 2 मार्क्स का देना है तो तुम्हें कोएफिशिएंट पूछते हैं, गामा, या एक्टिविटी कोएफिशिएंट गामा। तो फॉर्मूला होता है लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए, फिर मॉड जेड प्लस जेड माइनस, जेड प्लस जेड माइनस क्या होता है? चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, इनटू रूट ऑफ म्यू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें मिस्टेक्स का बहुत सारा चांस है। एक तो तुम आई में ये हाफ भूल जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, स्क्वायर भूल गए तो आंसर गलत। देन ये फॉर्मूला में सिर्फ म्यू नहीं है, यहाँ पे क्या है? रूट ऑफ म्यू है, स्क्वायर रूट भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा। नेगेटिव साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए क्या होता है? ए का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वाटर के लिए क्या होता है? 0.509, ये याद रखना। कभी कभी देते हैं, मोस्टली देंगे, बट अगर नहीं दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए 0.509। तो सब्सटीट्यूट करना है, नेगेटिव साइन नहीं बोलना है। बहुत बार मैंने खुद कभी कभी मिस्टेक्स किए, नेगेटिव साइन नहीं डाला है एंड देन फिर इसका 10 रेज टू पावर करते हैं, तो तुम्हें गामा का वैल्यू मिल जाएगा, एक्टिविटी कोएफिशिएंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर आईआईटी जैम, हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, ये बार भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड दूसरे और कौन से क्वेश्चन पूछते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से? एप्लीकेशन ऑफ द ईएमएफ सीरीज, ये एमएसक्यू में पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन क्या है ईएमएफ सीरीज का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ सीरीज। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना इनफ है। ओके, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कहाँ से करते हैं? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे कि आईआर एक्टिव है या नहीं है, वेदर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज आईआर एक्टिव और इनएक्टिव। दिस वीडियो आई ऑलरेडी मेड, यू कैन वॉच दैट। ओके, लिंक मैं दे दूंगा, वो तुम देख सकते हो। आईआर एक्टिव होगा या आईआर इनएक्टिव है, ये किस में देख सकते हैं? एमएसक्यू में। दूसरा कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं? मैक्सिमम टाइम्स पूछते हैं हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से क्वेश्चन पूछते हैं। हुक्स लॉ क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू 1/2πc रूट ऑफ k बाय म्यू। What is c? C speed of light, nu bar is stretching frequency, k is force constant, mu is the reduced mass। reduced mass का फॉर्मूला होता है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या होता है कि ये मास क्या होता है? एटॉमिक
एटॉमिक मास होता है, इसको हमें ग्राम में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। पूरा सॉल्व करोगे, फॉर्मूला होता है 1/Na, 1/Na इंटू दिस m1 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आंसर तुम्हें मिलेगा ग्राम में, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हें फोर्स कांस्टेंट में किलोग्राम दिखेगा, तो ये ग्राम को तुम्हें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा एंड देन इसमें सब्सटीट्यूट करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आंसर तुम्हें ग्राम में मिलेगा, क्योंकि सब में तुम मोलार मास किस में रखोगे, ग्राम पर मोल, राइट। यू विल सब्सटीट्यूट एज ग्राम पर मोल, सो यू विल गेट द आंसर इन ग्राम। You have to convert it into kilogram by multiplying it with 10 raised to minus 3. You will get it in kilogram, then you will substitute here. Okay, then you will get the answer. And one more important part, speed of light. Speed of light तुम्हें कौन सा वैल्यू यूज करना है, 3 इंटू 10 रेज टू 10 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज मोस्टली तुम देखोगे इसका वैल्यू जो दिया होगा ना सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। तुम्हें ये वाला वैल्यू रखना है स्पीड ऑफ लाइट का, 3 इंटू 10 रेज टू 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर इनवर्स दिया है तो तुम 3 इंटू 10 रेज टू 8 लिखो, ठीक है, ये यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है एनएमआर। एनएमआर नहीं, इसमें क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगेन सेम क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट रोटेशनल एक्टिव और इनएक्टिव, वेदर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज रोटेशनल एक्टिव और इनएक्टिव। ओके, देन कंसेप्ट ऑफ रोटर्स, लीनियर है, ओके, कौन सा है, लीनियर है, स्पेरिकल है, वो तुम्हें पूछते हैं, वो पता होना, उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। एंड देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले बोलेंगे फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, के लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत बार पूछा है, ये नैट में पूछ सकते हैं, ओके। ये किस में पूछ सकते हैं, एक्टिव इनएक्टिव दोनों का एमएसक्यू में, ओके। आईआर हो गया, रोटेशनल हो गया। आईआर को और क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, सॉरी। आईआर को और क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड, आईआर स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड, सॉरी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोवेव, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। Okay, so these are the important things from IR spectroscopy and rotational spectroscopy. Okay, दूसरा होता है यूवी विजिबल। यूवी विजिबल का ऑर्गेनिक में ज़्यादा यूज है, यहाँ पे इतना नहीं पूछेंगे तुम्हें, ठीक है। कौन सा पूछ सकते हैं, बियर लैम्बर्ट लॉ पूछ सकते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में से तुम्हें बियर लैम्बर्ट्स लॉ पूछ सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। Okay, formula for absorption, A is equal to epsilon CL. Then the relation between absorbance and percentage transmittance, minus log of percentage T. A is equal to माइनस लॉग ऑफ परसेंटेज टी। कैसे पूछेंगे, तुम्हें परसेंटेज ट्रांसमिटेंस देंगे, दे विल गिव यू वैल्यू ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, देन व्हाट यू हैव टू, दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट आइदर कॉन्सेंट्रेशन और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज मोलार एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। Okay, so these are from the UV visible spectroscopy. So this was physical spectroscopy. The last very important topic is quantum chemistry. From this, okay, quantum chemistry से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, 1 और 2 क्वेश्चंस बस। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे, फर्स्ट होता है पार्टिकल इन बॉक्स, ठीक है। पार्टिकल इन बॉक्स, इसमें से तुम्हें एनर्जी निकालने बोल देंगे, एनर्जी निकालने बोल देंगे या फिर माइक्रो स्टेट्स। ये तीनों तुम्हें पढ़ना है, 1D 2D 3D बॉक्स, ठीक है। ये तीनों बॉक्स का क्या क्या याद रखना है, फॉर्मूला फॉर एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, n²h²/8ml²। n is energy level, h is Planck's constant, m is mass, l is the length of the box, okay, लेंथ ऑफ द बॉक्स। दूसरा कौन सा फॉर्मूला होता है, वेव फंक्शन का, ठीक है। वेव फंक्शन का तुम्हें याद रखना है फॉर्मूला,
वेव फंक्शन क्या होता है, रूट ऑफ 2/L। ये रूट ऑफ 2/L क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो बहुत बार 1 मार्क के लिए तुम्हें ये पूछ सकते हैं, लेंथ ऑफ द बॉक्स दे देंगे एंड पूछेंगे कैलकुलेट द फॉर्मूला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो बहुत ही सिंपल है, रूट ऑफ 2/L। अगर तुम्हें L का वैल्यू पता है, तुम ये सब्सटीट्यूट करो तो A का वैल्यू मिल जाएगा। A क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट या फिर N, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, 1D बॉक्स अच्छे से पढ़ लेना, 2D 3D शायद नहीं पूछेंगे, मोस्टली 1D बॉक्स तुम्हें पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक होता है, रूट ऑफ 2/L साइन ऑफ n πx/L। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा वेव फंक्शन का फॉर ए 1D बॉक्स। ठीक है, इतना इनफ है। फिर आते हैं हम हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन एटम में सबसे इजी क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तुम्हें पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ N, L एंड M। ये कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, N, L एंड M का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देन नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। तुम्हें वेव फंक्शन का फॉर्मूला दे देंगे, वो याद नहीं रखना है। उस अगर वेव फंक्शन दिया है तुम्हें, इसमें कौन सा होता है, एक होता है एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट होता है, एक होता है रेडियल पार्ट। तो ये दोनों मतलब कंबाइंड वेव फंक्शन तुम्हें दे देंगे, उससे तुम्हें N, L और M का वैल्यू निकालना आना चाहिए, नंबर ऑफ नोड्स निकालने आने चाहिए। नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते हैं, ओके, इतना इनफ है फ्रॉम क्वांटम केमिस्ट्री। So this is the end of this video. I hope you have found this video useful. बहुत सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता दिए, वो एक शॉर्ट रिवीजन हो गया होगा तुम्हारा। थैंक यू सो मच।